नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी की शिक्षण विधियाँ चल रही थी और उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना, आपकी डिमांड थी कि हिस्ट्री करवाई जाए, तो हिस्ट्री की क्लासें शुरू हो गई हैं अपने दूसरे चैनल पे जिसका नाम है राइज ओरड। वहाँ पे हिस्ट्री के 2 वीडियो अपलोड हो गए हैं, आज तीसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर हिस्ट्री की भी तैयारी कर सकते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम आप किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो टोटल भारत में, वो क्लियर कर सकते हैं आप। इतनी बढ़िया हिस्ट्री का मैटर देने का प्रयास करूँगा। बाकी देखिए, नया सब्जेक्ट है और आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी की शिक्षण विधियों में। शिक्षण विधि का नाम है हर्बर्ट विधि या हर्बर्टीय विधि। इसे बोलते हैं पंचपदीय प्रणाली। पंचपदीय प्रणाली का अर्थ है कि इसमें कितने पद हैं? 5 हैं। हर्बर्टीय क्यों कहा गया? क्योंकि इसके जो प्रतिपादक है उनका नाम ही हर्बर्ट है, इसीलिए उन व्यक्ति के नाम पर ही क्या रख दिया गया? इसका नाम रख दिया गया हर्बर्ट। ठीक है। और इसके प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर इसके प्रतिपादक हैं और ये कौन से देश के हैं? जर्मनी के हैं। तो ये बात इतनी ध्यान रखनी है कि शिक्षण विधियों में बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में पूछते हैं, पंचपदी में से प्रश्न आता है कि इसके 5 पदों में कौन शामिल नहीं है। तो देखते हैं। तो देखिए, जो इसके मुख्य प्रतिपादक थे या मुख्य थे, इन्होंने सिर्फ 4 ही पद बताए थे। इन्होंने कितने पद बताए थे? 4 पद बताए थे। पहला बताया था स्पष्टता। ठीक है, डिटेल करवाऊंगा इसकी। स्पष्टता बताया था। 2 नंबर की बात करें तो इन्होंने बताया था समानता, यानी आपस में रिलेशन क्या है। 3 नंबर का बताया था व्यवस्था, यानी आप कार्य को किस तरह से कर रहे हैं। और 4 नंबर बताया था व्यवहारिक प्रक्रिया, कि आप उसे व्यवहार में किस तरह लेकर आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, हर्बर्ट ने सिर्फ 4 ही पद बताए थे, परंतु इस विधि का नाम क्या है? पंचपदीय। तो हर्बर्ट के एक शिष्य थे। हर्बर्ट के शिष्य थे कौन? जिलर। इस शिष्य ने जो स्पष्टता वाला पहला पद था जो हर्बर्ट ने दिया था, उस पद को 2 भागों में बांट दिया। स्पष्टता को 2 भागों में बांटा, यानी पहले का नाम दे दिया प्रस्तुतिकरण और दूसरे को नाम दे दिया प्रस्तावना। अब ध्यान रखना, हर्बर्ट ने 4 ही बताए थे। हर्बर्ट ने कितने पद? 4। उसके शिष्य जिलर ने उसमें 1 पद और जोड़ा कुछ नहीं। जो पहला पद था स्पष्टता, उसी को क्या कर दिया? 2 भागों में बांट दिया। एक का नाम दे दिया प्रस्तुतिकरण और दूसरे का नाम दे दिया प्रस्तावना। अब इसमें इसे बोल देते हैं पंचपदी। अब 2 तो ये हो गए और 3 ये ऐसे कैसे रख दिए, तो कितने हो गए? 2 और 3 5। अब इसने नाम क्या क्या दिए देखो। प्रस्तुतिकरण दे दिया पहला, प्रस्तावना, फिर तुलना या संबंधीकरण, ठीक है, फिर सामान्यीकरण या नियमीकरण, और फिर लास्ट में दे दिया प्रयोग। पेपर में याद करना है आपको, पेपर में हर्बर्ट का पंचपदी में निम्न पद शामिल नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछेगा। तो ध्यान रखना, इसका सूत्र है, आप याद कर लो, 2 बार तो आएगा प्र। देखो, प्रस्तावना सॉरी प्रस्तुतिकरण और प्रस्तावना आ गया। प्र तुसा, तू का मतलब तुलना, सा का मतलब सामान्यीकरण और फिर 3 बार प्र आएगा। ध्यान रखना, तुसी याद रखना है, पंजाबी चे तुसी याद रखना है। तुसी, ये देखो, तुसा याद कर लो, तुलना और सामान्यीकरण, प्र। तो यानी 5 चरण आपको याद रखने हैं। पेपर में लगभग प्रश्न ऐसे पूछता है कि निम्न चरणों में कौन शामिल है, नहीं है। याद हुआ? रिपीट कर लीजिए। हर्बर्ट पंचपदी को हर्बर्ट विधि कहते हैं क्योंकि इसके प्रतिपादक कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। हर्बर्ट ने कितने पद बताए? 4 बताए। ठीक है, कौन कौन से? स्पष्टता, समानता, व्यवस्था और व्यवहारिक प्रक्रिया। इसी का शिष्य था जिलर। उसने क्या किया? स्पष्टता को क्या कर दिया? 2 भागों में बांट दिया। ये लो, प्रस्तुतिकरण और प्रस्तावना। बाकी 3 की 3 ये रखे। संबंधीकरण को संबंधीकरण दे दिया, व्यवस्था को सामान्यीकरण या नियमीकरण दे दिया और व्यवहारिक प्रक्रिया को क्या कह दिया? प्रयोग कह दिया। अब हम इन्हें पढ़ेंगे डिटेल से। तो इतनी बात याद रखनी है, ऐसे याद रख सकते हो। 3 बार प्र आएगा, ये देखो, तुसी याद रख सकते हो, तुसा। ठीक है, तो अब क्या है, डिटेल पढ़ते हैं इनकी कि इनमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, ये क्या होते हैं। ये कहते हैं कोई भी शिक्षण सामग्री हो जिसे हमें पढ़ाना है, उसमें सबसे पहले आपको क्या रखनी होती है? प्रस्तावना। नंबर 1 चरण बताया था प्रस्तावना। आप सभी जानते हैं प्रस्तावना में क्या होता है। प्रस्तावना में जो नवीन ज्ञान आज आप दोगे, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना होता है। पूर्व ज्ञान से जोड़ना, कि जैसे आज आप कोई पाठ पढ़ा रहे हो, कोई भी लेसन पढ़ा रहे हो, उसके बारे में पहले पूछो कि आप इसके बारे में क्या जानते हो।
जैसे आज आपने हिंदी का एक कबीर जी का लेसन पढ़ाना है, तो आप पहले बच्चों को ये पूछो कबीर जी के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। तो यानी पहले की जो जानकारी है, यानी जो पूर्व ज्ञान है, उसको क्या करना है, नवीन अब जो पढ़ाएंगे उसके साथ जोड़ के पढ़ाना है, ठीक है। और ये जो काम होता है ना, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने का काम किसमें होता है, प्रस्तावना में होता है। अर्थात छात्र इसमें क्या है, लगभग अगर देखें साइको की बात करें तो इसमें छात्र को अधिगम के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। प्रिपेयर कर लेंगे कि अब आपको ये पढ़ाना है, तो बच्चे तैयार हो जाएंगे कि अपने को ये चीज़ें मानसिक स्तर पर तैयार करना होता है बालक को, ठीक है। जैसे इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हो, इसमें आप छात्रों से प्रश्न भी पूछ सकते हो, छात्रों से संबंधित विषय वस्तु पर क्या पूछो, प्रश्न पूछो, संबंधित विषय वस्तु से संबंधित क्या पूछो, प्रश्न पूछो। तो ध्यान रखना है, प्रस्तावना में आपको जाते ये नहीं कहना कि जाए क्लास में गैर जाते आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं, आपने कल क्या पढ़ा उससे आगे पढ़ाना है। तो आप पहले वाले का क्या कर लो, टेस्ट ले लो। टेस्ट लेने का अर्थ क्या है, उससे प्रश्न पूछ लीजिए आप, तो बालक पहले वाली क्रिया से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आप नया कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं तो बालक उसके बारे में कितना जानता है, यानी आप कबीर को पढ़ा रहे हैं तो कबीर के बारे में वो क्या जानता है, पूछ सकते हो। तो यानी नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाया जाए। छात्र को अधिगम के लिए मानसिक स्तर से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और इसमें छात्रों से संबंधित विषय वस्तु के जो प्रश्न पूछने चाहिए छात्र से, ठीक है, संबंधित विषय वस्तु के प्रश्न पूछने चाहिए। 2 नंबर की बात करें, प्रस्तावना आ गई, 2 नंबर था में आपका था प्रस्तुतिकरण, 2 नंबर में आपका है प्रस्तुति। जैसे आपके सामने रिप्रेजेंट जिसे बोलते हो, आप इसे अगर वो नाम बदल के देगा तो आपको ये नाम दे सकता है आपको ये नाम है विश्व स्थापन, ठीक है, विश्व स्थापन नाम दे सकता है। प्रस्तुतिकरण का अर्थ होता है रिप्रेजेंट करना, यानी जो विषय वस्तु आपने आज पढ़ानी है वो बालकों के सामने कैसे प्रस्तुत की जा रही है। आप वो जो विषय वस्तु तैयार करके आए हो वो बालकों के सामने प्रस्तुत की जाए, उसे क्या बोलेंगे, प्रस्तुतिकरण बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन या शिक्षक बोलता है बालक सुनते हैं, आदर्श वाचन, ठीक है। और छात्र क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। छात्रों का अनुकरण वाचन, ठीक है, ये चीजें आएंगी किसमें, प्रस्तुतिकरण में। इसमें शिक्षक बोलेगा, कोई वस्तु पढ़ाएगा और छात्र उसका क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। तो पेपर में प्रश्न ये पूछता है कि आदर्श कौन होता है, कक्षा में आदर्श कौन होता है, आदर्श होता है शिक्षक, और छात्र उसका क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। और जो भी कठिनाई आएगी अधिगम के दौरान, जो भी कठिनाई आएगी, अध्यापक ध्यान रखना, एक तो ये हो गया, एक ये कठिनाई का समाधान इसी चरण में होता है, प्रस्तुतिकरण में, ठीक है। इसमें क्या करता है, 3 नंबर, इसमें अध्यापक जो भी विषय वस्तु होती है, अध्यापक विषय वस्तु को खंडों में बांट लेता है, विषय वस्तु को खंडों यानी टुकड़ों में बांट लेगा और फिर उसका अध्ययन करवाएगा। तो खंडों में बांटकर अधिगम करवाता है। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखना है, प्रस्तावना में ये चीजें होंगी, प्रस्तुतिकरण में 3 चीजें होंगी। कोई भी विषय वस्तु है उसे वो बालक के सामने प्रस्तुत करेगा तो वो आदर्श वाचन करेगा, छात्र उसका क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। फिर कोई भी समस्या आएगी, बालक की समस्या का समाधान, ये प्रश्न पूछ सकता है कि बालक की समस्या का समाधान कौन से चरण में होता है, तो ऑप्शन दे देगा प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, लास्ट वाला दे देगा प्रयोग। तो ध्यान रखना, कोई भी कठिनाई होगी उसका समाधान क्या होगा, प्रस्तुतिकरण में होगा। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 पे है अध्यापक कोई भी विषय वस्तु होगी, कोई भी पाठ्य सामग्री है, उसको क्या करेगा, टुकड़ों में विभाजित कर लेगा और फिर बालकों को क्या करेगा, पढ़ाएगा, जिससे बालकों को अधिगम में क्या आएगी, सरलता आएगी, ठीक है। तो ये 2 चरण तो हो गए, 5 चरण है इसके, 2 वाले हो गए। अब आएगा आपका तुलना या संबंधीकरण। मैंने आपको एक सूत्र बताया था तुलना या संबंधीकरण का, तुलना कह सकते हो इसे,
इसे संबंधीकरण भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर्बर्ट ने तो ये नाम दिया था, परंतु उसके शिष्य ने क्या नाम दिया था, तुलना नाम दिया था, जिलर ने। तो ध्यान रखना है संबंधीकरण। अब देखो नाम से दिख रहा है तुलना, यानी क्या करना, दो वस्तुओं के बीच में तुलना करके पढ़ाया जाए कि ये होती है, इसमें ये फर्क है, इसमें ये अंतर है, इसमें ये। अब संबंधीकरण का अर्थ क्या है, संबंध करके पढ़ाया जाए। संबंध का अर्थ भी सेम ही है कि दो वस्तुओं के बीच में संबंध जोड़ के पढ़ाया जाए, ताकि बालक उस अधिगम को क्या कर ले, जल्दी ग्रहण कर ले। ठीक है, तो तीसरा चरण आपका कौन सा है, यही है। तो इसमें क्या होता है, देखो सेम जो पहला चरण है उसको रिपीट करते हैं। यहाँ पे छात्रों को पूर्व ज्ञान, छात्रों को जो पूर्व ज्ञान था, ठीक है, और अब जो नया ज्ञान आप दे रहे हो, नवीन ज्ञान की तुलना करके अधिगम करवाया जाए, करके अधिगम करवाया जाए। तुलना किसमें हो सकती है बताइए, तुलना किसमें होगी, तुलना वही होगी जब आप दो वस्तुओं को जानते हैं। आप बाजार में गए, आपने सब्जी की रेडी पे देखा कि एक तरफ आलू पड़े हैं, लाल आलू पड़े हैं, एक तरफ व्हाइट आलू पड़े, आप जानते तो है ना ये आलू हैं, तभी तो तुलना कर सकते हो। जब तक वस्तु को जानेंगे नहीं तब तक तुलना नहीं हो सकती। इसीलिए छात्र को पूर्व ज्ञान जो होगा किसी वस्तु के बारे में, वो क्या करेगा, अब अन्य नवीन ज्ञान से क्या कर लेगा, तुलना कर लेगा। अब दूसरे की बात करें तो छात्र जो अन्य विषय होते हैं, अन्य विषय जैसे मैं आपको भी करवाऊंगा, जैसे आपके ये हिंदी है, ठीक है, और आपकी ये पंजाबी है, दोनों ही भाषा है। अब छात्र हिंदी में ये जानता है कि स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है, और टोटल अगर बात करें 44 है। मूलतः तो 44 है, परंतु अगर कुल की बात करें कि कुल कितने हैं, तो कुल है अपने पास है 52। ध्यान रखना, ये नेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन आंसर है, इसका 52 उत्तर आया था। परंतु पंजाबी में अगर बात करें तो पंजाबी में वो 3 ही मानता है स्वर, ठीक है। परंतु अगर पूरे की बात करें तो पूरे कितने मानता है, तो इसे बोलते हैं 35, यानी 3 ये और 32 है, अलग है। परंतु अगर और पूर्ण की बात करें तो कितने हैं, 42। तो ये क्या है, दोनों की तुलना कब की जाएगी, जब आप एक विषय को पूर्ण रूप से जानेंगे, तब अन्य विषय के रूप में आप उसे ले जा सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अन्य विषयों का ज्ञान, अन्य विषयों का ज्ञान स्थानांतरण, ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण किया जाता है। तो ध्यान रखना, प्रश्न ये पूछेगा कि कौन से चरण में, हर्बर्ट के कौन से चरण में अन्य विषयों का ज्ञान दूसरे विषय में समाहित होता है, तो कौन सा चरण है, तुलना या संबंधीकरण। तो इस भाग में क्या होता है, इस भाग में देखो, ये भी आप लिख ही लेना, इस भाग में भाषा शिक्षण, कोई भी भाषा लैंग्वेज सिखानी है अपने को, भाषा शिक्षण की कठिनाइयों का निवारण, ठीक है, या व्याख्या शिक्षक करता है, शिक्षक करता है। सिर्फ ओनली भाषा संबंधी, ध्यान रखना, अगर वो कठिनाई प्रश्न पाठ से संबंधित पूछ रहा है तो दूसरे चरण में होगा, परंतु अगर वो भाषा से संबंधित पूछ रहा है तो तीसरे चरण में उसका समाधान करेगा, ठीक है। अब क्या होता है, कैसे करता है, तो देखो भाषा के अंदर अगर किसी को समझाना है तो हमें क्या देने पड़ेंगे, उपयुक्त उदाहरण देने पड़ेंगे। उपयुक्त जो उदाहरण होते हैं वो बालकों के सामने हमें क्या करने पड़ते हैं, प्रस्तुत करने पड़ते हैं। उससे बालकों के अंदर जो समस्या होती है वो क्या होती है, दूर हो जाएगी, ठीक है। या उससे आप अपवाद स्वरूप भी बता सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या था, तुलना या संबंधीकरण। चौथे चरण की बात करें, जो चौथा चरण है आपका वो है सामान्यीकरण या नियमीकरण। क्या है, सामान्यीकरण या नियमीकरण। सामान्यीकरण या नियमीकरण, यानी कोई भी कितनी भी हार्ड वस्तु हो उसे क्या बना ले, नियम के माध्यम से क्या बना ली जाए, सरल बना ली जाए, वही क्या है, सामान्यीकरण, सामान्य बना ली जाए। ऐसे याद कर लो ना इसको कि नियमों के माध्यम से उस वस्तु को क्या कर लिया जाए, सामान्य रूप में कर लिया जाए, ठीक है। तो क्या इसमें आप ये कह सकते हो कि विद्यार्थी संचित ज्ञान के आधार पर,
संचित ज्ञान के आधार पर सामान्य बातों को समझकर नियम में बांध लेता है। यही आपका क्या कहलाएगा? सामान्यीकरण कहलाएगा। यानी कोई भी सामान्य बात है, आप एक ट्रिक बना ली, या आपने एक फॉर्मूला बना लिया, नियम बना लिया, सूत्र बना लिया कि ये अगर मैं ऐसे करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? सामान्यीकरण हो जाएगा। वो आपको याद रहेगा। उससे संबंधित कितने भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में बात करें कि एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे अगर मैं कह दूं गद्य शिक्षण, गद्य तो आप जानते हो, गद्य शिक्षण, और दूसरा होता है हिंदी में पद्य शिक्षण, जिसमें पद वगैरह होते हैं, जिसमें कविता वगैरह होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? गद्य शिक्षण के अंदर आप क्या कर सकते हो? गद्य शिक्षण में आप बालक को बार बार क्या करवाओ? पुनरावृत्ति कराओ, जिससे वो क्या बना लेगा? नियम बना लेगा। तो आप उसे पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछिए बार बार, तो बालक में सामान्यीकरण या नियमीकरण की जो क्षमता है वो अधिक विकसित होगी। पद्य शिक्षण की बात करें, कविता को बार बार पढ़ाएंगे तो बालक में क्या आएंगे? भाव आएंगे, फीलिंग्स आएंगी। तो इसमें क्या आएंगे? भाव साम्य के प्रश्न पूछने चाहिए। भाव साम्य के प्रश्न पूछकर आप बालक में सामान्यीकरण के गुण को क्या कर सकते हो? विकसित कर सकते हो। तो ध्यान रखना है, गद्य शिक्षण में सामान्यीकरण के गुण को विकसित करने के लिए क्या करें कि पाठ के अंदर जितने भी प्रश्न आए उन्हें बार बार रिपीट करवाओ, पुनरावृत्ति करो, तो बालक क्या हो जाएगा? उस पाठ को क्या कर लेगा? नियमीकरण कर लेगा कि इसका ये उत्तर है, इसका ये उत्तर है, इसका ये उत्तर है, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा। पद्य में कविता का पूरा सार करवाइए, एक एक लाइन का अर्थ करवाइए, बार बार करवाइए, अर्थात उसमें क्या आएगी? फीलिंग्स आएगी। कहने कविता का भाव क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उसका भाव सौंदर्य क्या है, अर्थात भाव साम्य के प्रश्न भी वो सॉल्व करना प्रारंभ कर दे। नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 आता है आपका प्रयोग। लास्ट चरण है ये हर्बर्ट की पंचपदी का। तो इसमें क्या होता है? जो भी ज्ञान आपने सीखा है, जो भी विषय वस्तु आपने सीखी है, सीखे ज्ञान को सामान्य सिद्धांत जो आपने अभी बढ़ाया था पीछे, सामान्य सिद्धांत कि सीखे ज्ञान को सामान्य सिद्धांत बनाकर विद्यार्थी परिस्थिति के अनुकूल क्या करेगा? प्रयोग करता है। कि जैसी समस्या आई, वो पीछे जो कार्य सीख के आया, उसने जो नियम बनाए, जो भाव सौंदर्य के प्रश्न उसके दिमाग में थे वो समझ के आया, अब वो क्या करेगा? जैसी परिस्थिति आएगी उसी तरह अपना जो सीखा हुआ ज्ञान है वो क्या कर देगा? वहां पर क्या करने लग जाएगा? प्रयोग करने लग जाएगा। ठीक है, और इसका अगर इसका एग्जाम्पल वहां पेपर में पूछेगा तो ये पूछेगा कि गृह कार्य देना किस भाग का कार्य है? गृह कार्य। तो ध्यान रखना वो प्रयोग में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि बालक ने जो विषय वस्तु पढ़ी, जो सामान्य सिद्धांत बनाया, वो बालक को याद है या नहीं है। तो ध्यान रखना प्रयोग के अंदर क्या होता है? गृह कार्य देना होता है। ध्यान रखना प्रयोग के अंदर क्या करना होता है? गृह कार्य देना होता है। इसी को अगर आप कहो तो इसका अंतिम चरण आप इसको बोलना चाहो तो पंचफली का अंतिम चरण क्या होता है? मूल्यांकन होता है। और गृह कार्य देकर हम क्या चेक करते हैं? बालक का मूल्यांकन ही तो चेक करते हैं कि बालक को कितना याद हुआ, उसने क्या चीज ग्रहण की, क्या चीज उसने छोड़ दी। अर्थात प्रयोग को क्या बोल सकते हो? मूल्यांकन बोल सकते हो। आपको पूछ सकता है पंचपदी का अंतिम चरण क्या है, तो अंतिम चरण पूछे तो मूल्यांकन ऑप्शन में हो तो आपको मूल्यांकन करना है। अगर मूल्यांकन नहीं है तो आपको प्रयोग करना है। इसीलिए गृह कार्य किया जाता है कि बालक ने जो विषय वस्तु बालक अध्यापक ने तैयार करवाई थी उसने कितनी का ग्रहण किया है। ठीक है, अब इसके गुण क्या है? अब गुणों की बात कर लेते हैं। 2-4 गुण हैं। पहली बात तो इसमें ये मनोवैज्ञानिक है, पहली तो ये ध्यान रखना। ये कौन सी विधि है? ये मनोवैज्ञानिक विधि है, याद रखना। गुण, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। 2 नंबर की बात करें तो इससे क्या आता है? शिक्षण जो कार्य करता है, अध्यापक जो पढ़ाता है उसमें क्या रहती है? क्रमबद्धता रहती है कि पहले मेरे को ये कराना है, फिर मेरे को ये कराना है, फिर होमवर्क देना है। अर्थात शिक्षण में क्रमबद्धता रहती है, यानी कार्य में क्या रहेगा? क्रमबद्धता। क्योंकि पहले प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर सामान्यीकरण और फिर प्रयोग। तो ध्यान रखना 3 प्र है और प्र का मतलब मैं तुसी याद कर लो, तुसा कर लो, तुसा को तुसी कर लो, तुसी क्या याद कर लो? 3 बार प्र याद करना है।
तो ये इसके पंचपदी के चरण थे, तो मैंने आपको करवाए यहाँ पे। 3 नंबर की बात करें, शिक्षण में क्या रहती है, क्रमबद्धता रहती है, परंतु ध्यान रखना ये जो विज्ञान विषय है उसके लिए उपयोगी नहीं है, विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है, ये विधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि विज्ञान में कोई प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण ऐसा कुछ नहीं होता, विज्ञान के अलग नियम है, सूत्र हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है, तो ध्यान रखना ये विज्ञान शिक्षण के लिए क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है। और 4 नंबर की बात करें, ये भारतीय परिवेश, भारतीय परिवेश का अर्थ क्या है, हमारे स्कूल बहुत दूर दूर तक हैं और वहां पर संसाधनों की क्या है, कमी है, ठीक है, तो ये भारतीय परिवेश के अनुकूल है, और यहाँ की जो पाठ्य सामग्री है या पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य शिक्षण के अनुकूल है, यहाँ की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो इसी के अनुकूल बनाई गई है, अनुकूल है, ठीक है। तो ये थी आपकी हर्बर्ट विधि पंचपदीय प्रणाली। कन्फर्म है अगर रीट का एग्जाम होगा तो इसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसीलिए इसे बार बार रिपीट करके देखें। तब तक आगे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका दलीय शिक्षण प्रणाली पढ़ाएंगे आपको, तो तब तक अपने को सुरक्षित रखें, घर पर रखें। जय भारत, जय राजस्थान।